हे एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू लॉ स्पायर। मेरा नाम आयुषी है और आज लॉ ऑन पॉइंट में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट पुलिस इनकाउंटर। तो आए दिन न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल्स निकलते रहते हैं कि पुलिस ने इस अक्यूज़ को मार गिराया, पुलिस ने इस क्रिमिनल का इनकाउंटर कर दिया। और उसी तरीके से आज के न्यूज़पेपर में भी ये आर्टिकल आया है कि अतीक अहमद जो कि गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन हैं, उनके बेटे को यूपी पुलिस ने मार दिया है, मतलब उनका इनकाउंटर कर दिया है। उसी तरीके से पिछले साल विकास दुबे से रिलेटेड न्यूज़ आई थी और उससे पहले दिशा रेप केस में उसके अक्यूज्ड का भी इनकाउंटर कर दिया गया था। तो ये इनकाउंटर एक्चुअली होता क्या है और लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लीगल है या इलीगल, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो विदाउट फर्दर अडू चलते हैं हम लोग मेन टॉपिक के ऊपर। सो व्हाट इज़ अ पुलिस इनकाउंटर? लीगली पुलिस इनकाउंटर को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करता कौन है? पुलिस। एंड क्यों? सेल्फ डिफेंस में। और कब? जब वो सस्पेक्टेड ऑफेंडर को इनकाउंटर करती है। ठीक है, अब ये चारों चीज़ें क्या हैं, इनको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को समझते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को समझने के लिए हमें जुडिशियल किलिंग को समझना पड़ेगा। तो जुडिशियल किलिंग क्या होती है? जब कोई ऑफेंडर या अक्यूज प्रॉपर चैनल से गो थ्रू होता है, मतलब क्रिमिनल ट्रायल से, और उसे गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसे डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है। मतलब कोर्ट और मजिस्ट्रेट डिसाइड कर रहा है उसका डेथ सेंटेंस आफ्टर गोइंग थ्रू द होल एविडेंस। लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में क्या हो रहा है? ये सब कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब आप सिंपली एक सस्पेक्टेड ऑफेंडर हो और अक्यूज्ड हो, ना तो आप क्रिमिनल ट्रायल से गो थ्रू हुए हो, ना आपको गिल्टी डिक्लेयर किया गया है, ना आपको डेथ सेंटेंस दिया गया है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। ठीक है, अब एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं कि कोई भी जो पर्सन है या सिटीज़न है हमारे देश का, उसको फंडामेंटल राइट गारंटीड है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। और इस फंडामेंटल राइट के अंदर आता है आर्टिकल 21, जो क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और इसी आर्टिकल 21 में ये चीज़ लिखी हुई है कि ये जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, ये आप तभी ले सकते हो, मतलब ये आप तभी छीन सकते हो किसी व्यक्ति की, जब आप ड्यू प्रोसीजर फॉलो करोगे। ठीक है, मतलब ड्यू प्रोसीजर फॉलो करना ज़रूरी है। तो जैसे जुडिशियल किलिंग के केस में क्या हो रहा है? आप क्रिमिनल ट्रायल के थ्रू जा रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपको गिल्टी डिक्लेयर किया जा रहा है, उसके बाद आपको डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है, एंड उसके बाद आपकी जान ली जाएगी। ठीक है, जैसे हम लोग हैंग टिल डेथ बोलते हैं। ओके, मतलब सेम राइट ऑफेंडर को और अक्यूज्ड को भी मिलेगा। ठीक है, वहाँ भी आपको ड्यू प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आपने ये ड्यू प्रोसीजर नहीं फॉलो किया तो क्या होगा? आप आर्टिकल 14 को वायलेट करोगे। आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू इक्वालिटी, मतलब सब बराबर है उसकी नज़रों में, ऑफेंडर हो या नहीं। ओके, तो ये हो गया आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल। अब हम लोग आ जाते हैं सेल्फ डिफेंस के ऊपर। तो पुलिस क्या करती है? सेल्फ डिफेंस में करती है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। तो ये जो सेल्फ डिफेंस में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रही है पुलिस, ये क्या है? ये एक तरह का ड्यू प्रोसीजर ही हुआ। मतलब अभी हम लोग देखेंगे कि अगर सेल्फ डिफेंस फुलफिल हो रहा है तो आप किसी व्यक्ति को मार भी सकते हो। ओके, तो सेल्फ डिफेंस बेसिकली क्या होता है? सेल्फ डिफेंस बेसिकली ये होता है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति, ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर कुछ अटैक करता है, आपको डेंजर का एप्रीहेंशन होता है, तो आप रिएक्ट करते हो और एक्ट करते हो अपने आप को डिफेंड करने के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति को डिफेंड करने के लिए। और इस डिफेंस और इस दूसरे व्यक्ति को प्रोटेक्ट करने को हम लोग बोलते हैं सेल्फ डिफेंस। ठीक है, अब इंडियन पीनल कोड के अंदर सेक्शन 96 से लेकर 106 आपका सेल्फ डिफेंस को डिफाइन करता है। और ये कहता है कि अगर आप सेल्फ डिफेंस में कोई क्राइम भी कर देते हो, ठीक है, कोई ऐसा एक्ट करते हो जो नॉर्मल केसेस में क्राइम होगा या ऑफेंस होगा, तो भी आप बच जाओगे। ठीक है, आपके ऊपर क्रिमिनल ट्रायल नहीं होगा, आपको सज़ा नहीं मिलेगी। कब? जब आप सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैच क्या है? कैच ये है कि ये जो सेल्फ डिफेंस आप कर रहे हो, जो भी सेल्फ डिफेंस में आप रिएक्ट कर रहे हो या एक्ट कर रहे हो, ठीक है, ये रिएक्शन और ये एक्शन आपका उस एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर के बराबर होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है जो आपको थप्पड़ मारने वाला है, ठीक है, तो आपको एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर हुआ, आपको लगा अरे यार मेरे को थप्पड़ पड़ने वाला है, और आपने रिएक्शन में क्या किया? उसको गोली से मार दिया और वो मर गया। तो आपको नॉर्मल इंसान को भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि भाई ये बराबरी का सेल्फ डिफेंस नहीं हुआ यहाँ पर, मतलब एक्ट कुछ हो रहा है, रिएक्ट इतना सब कुछ। तो नॉर्मली आप क्या करोगे इस केस में? अगर आपको कोई थप्पड़ मार रहा है तो आप उसको मुक्का मार दोगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है,
तो पहले वाले केस में जहाँ आप गोली से मार रहे हो वहाँ पर आपको कोर्ट क्या बोलेगी कि नहीं भाई, यहाँ पर सेल्फ डिफेंस नहीं हुआ, ये तुमने ऑफेंस किया, तुम्हारा प्रॉपर क्रिमिनल ट्रायल होगा, तुम जेल जाओगे। लेकिन दूसरे केस में जहाँ आपने मुक्का मारा है वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कोर्ट कहेगी कि ओके चलो ठीक है, थप्पड़ का बदला मुक्का, तो हम थोड़ा सा उसको बराबर मान सकते हैं, तो हम उसको सेल्फ डिफेंस के अंदर डाल देंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका कोई भी क्रिमिनल ट्रायल नहीं होगा, आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये होता है आपका सेल्फ डिफेंस। अब पुलिस का क्या काम है मेन, पुलिस का मेन काम ये है कि वो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करे। सो इस मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के पीछे पुलिस का एक काम ये भी होता है कि वो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करे, अक्यूज को अरेस्ट करे और चार्जशीट फाइल करे। और जब वो अक्यूज को अरेस्ट कर रही है तो ऐसे सिनारियो में सेक्शन 46 ऑफ द CRPC मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये ऑथराइज करता है पुलिस को कि वो कुछ फोर्स का यूज़ कर सके। ठीक है, और मान लो अक्यूज्ड अरेस्ट होने के लिए तैयार नहीं है, वो पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता है और वो भागने की कोशिश कर रहा है और भागते भागते वो गोली चला देता है पुलिस के ऊपर और पुलिस इन रिएक्शन अपने सेल्फ डिफेंस में गोली चला देती है और अक्यूज मर जाता है। तो ऐसे केस में सेक्शन 46 बोलता है कि ओके, आप अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे और आपने सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि उसने गोली चलाई, आपने गोली चलाई और डेथ कॉज हो गई, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आपको इतनी अथॉरिटी है, क्योंकि यहाँ आप अपना काम कर रहे थे। ठीक है, और आपने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। लेकिन नॉर्मली पुलिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नॉर्मली पुलिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बीइंग द ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को फॉलो करे और राइट टू लाइफ को अपहोल्ड करे। ठीक है, भले ही क्रिमिनल हो वो व्यक्ति या इनोसेंट हो वो व्यक्ति। ठीक है, तो नॉर्मली पुलिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही वो फोर्स यूज़ कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया पुलिस का काम। अब सस्पेक्टेड ऑफेंडर या अक्यूज्ड क्या होता है, तो जब पुलिस को कोई रिपोर्ट मिलती है या FIR दर्ज होती है, ठीक है, कि कोई ऑफेंस या क्राइम हुआ है, तो वो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस शुरू करती है और उस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस के दौरान, उस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उसे ये फील होता है या ये पता चलता है कि ओके, ये बंदा या बंदी हो सकते हैं जिसने ऑफेंस कमिट किया है। तो इस बंदा या बंदी को आप क्या बोलोगे, अक्यूज्ड बोलोगे या सस्पेक्टेड ऑफेंडर बोलोगे। ठीक है, इसी के खिलाफ अब पुलिस क्या करेगी, चार्जशीट फाइल करेगी और इसी इंसान के खिलाफ क्रिमिनल ट्रायल होगा। ओके, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के अंदर 3 इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब ये जो पुलिस इनकाउंटर या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, आप तो सेल्फ डिफेंस में सारा काम कर रहे हो, तो प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक पॉसिबिलिटी होती है फेक होने की। ठीक है, तो पुलिस ऐसा सिनारियो क्रिएट कर सकती है जहाँ पर अक्यूज भागने की कोशिश कर रहा है और पुलिस के ऊपर अटैक कर रहा है या उसको शूट कर रहा है। ठीक है, और इन रिएक्शन सेल्फ डिफेंस में पुलिस उसको शूट बैक कर रही है और उस शूट बैक करते करते वो मर जाता है। तो ऐसा फेक सिनारियो पुलिस क्रिएट कर सकती है और ऐसा कई बार हुआ है, बहुत सारे प्रूवन केसेस हैं जहाँ पर ऐसे फेक सिनारियोज हुए हैं। तो ऐसा फेक सिनारियो पुलिस क्यों क्रिएट करती है, रिस्क मोल लेने की क्या ज़रूरत है उसे, तो उसके पीछे कई रीजंस हैं। नंबर 1, पब्लिक प्रेशर। तो पब्लिक अक्सर रेट्रीब्यूटिव जस्टिस चाहती है, मतलब इंस्टेंट जस्टिस चाहिए पब्लिक को। ठीक है, कि भैया ये क्राइम हुआ है, तुरंत इसको पकड़ो। जितना बड़ा वो सस्पेक्टेड ऑफेंडर होगा और जितना बड़ा वो अक्यूज्ड होगा, जितना बड़ा क्राइम उसके ऊपर थोपा जा रहा है कमिट करने का, ठीक है, उतना ज़्यादा पब्लिक प्रेशर होता है। और कई बार पॉलिटिकल प्रेशर होता है, मतलब जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो प्रेशर क्रिएट करते हैं पुलिस के ऊपर कि तुरंत इसको पकड़ो और मार गिराओ। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है, पर्सनल वेंडेटा ऑफ द पुलिस ऑफिसर। ऐसा भी हो सकता है कि उस पुलिस ऑफिसर का कोई पर्सनल वेंडेटा हो, वो अपने या तो इनकाउंटर की लिस्ट बढ़ाना चाहता है या तो उस अक्यूज के खिलाफ उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी है। ठीक है, तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस इनकाउंटर के केस में कुछ गाइडलाइंस ले डाउन की हैं। ठीक है, तो ये जो गाइडलाइंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन की थी पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में। ठीक है, उस टाइम CJI थे RM लोधा और जस्टिस रोहिंगटन फाली S नरीमन। इन दोनों की बेंच ने, मतलब डिवीजन बेंच ने 2014 में
16 पॉइंट्स की गाइडलाइन ले डाउन की थी। और ये क्या गाइडलाइंस है? इन्वेस्टिगेशन की। जब पुलिस इनकाउंटर होता है उसके बाद, क्योंकि अब कोई मरा है तो हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पुलिस इनकाउंटर में जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो कैसे होगी और उसका क्या प्रॉपर प्रोसीजर होगा, उसके लिए ले डाउन की गई थी ये गाइडलाइंस, ओके। और इन गाइडलाइंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? टू इंश्योर थरो, इफेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, ओके। और सिमिलर गाइडलाइंस इशू की गई थी NHRC द्वारा इन 2000। बट मेनली हम लोग PUCL मतलब पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी के अंदर जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने इशू की है, हम लोग मेनली उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब ये गाइडलाइंस क्या हैं? तो नंबर 1 कि अगर आपको कोई टिप मिली है, ठीक है, कि ये ऑफेंस हुआ है, ये ऑफेंडर है, इस ये यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है, और वो कोई सीरियस ऑफेंस है जैसे मर्डर है, रेप है, या उससे भी बड़ा कोई क्राइम है जैसे टेररिज्म, तो आपको क्या करना है? उसको राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नोट करना है। मतलब वो रिकॉर्ड होनी चाहिए कि मेरे को ऐसी ऐसी टिप मिली है। नंबर 2 क्या है कि अगर इनकाउंटर के दौरान आपने फायर आर्म का यूज़ किया है, मतलब बंदूक या पिस्टल का यूज़ किया है, और जो सस्पेक्टेड ऑफेंडर है वो मर गया है, ओके, तो तुरंत उसके बाद क्या करना है? आपको FIR रजिस्टर करनी है और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी है उस पुलिस इनकाउंटर की। और ये FIR आपको फॉरवर्ड करनी है जो कोर्ट होगा, मतलब जो उस ज्यूरिसडिक्शन में कोर्ट फॉल करेगा वहाँ पर आपको ये FIR उसके बाद फॉरवर्ड करनी होगी। और जो नेक्स्ट ऑफ किन है उस अक्यूज्ड का, मतलब उसका जो रिलेटिव है, आपको उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा तुरंत कि पुलिस इनकाउंटर में इसकी डेथ हो गई है, ओके। और ये जो इन्वेस्टिगेशन है जिसके लिए आपकी FIR दर्ज हुई है, ये इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन? वो खुद पुलिस तो कर नहीं सकती जिसने मारा है उसको, तो इसके लिए या तो इंडिपेंडेंट CID की टीम आएगी जो इन्वेस्टिगेट करेगी, या फिर किसी दूसरे पुलिस स्टेशन की टीम इन्वेस्टिगेट करेगी, और ये सीनियर ऑफिसर के सुपरविजन में होगा, ओके। तो इस इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ जो पुलिस कर रही है या CID कर रही है, एक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी भी बैठाई जाएगी। मतलब जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो मैजिस्टीरियल इंक्वायरी करेगा, और इसकी जो रिपोर्ट है वो फॉरवर्ड करेगा वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होता है? DM, ADM, SDM। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन है? जो लोअर कोर्ट में बैठते हैं, ओके। अब NHRC और SHRC को भी इन्फॉर्म किया जाएगा इस इनकाउंटर के बारे में, ठीक है। और जो कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर है जिसने इनकाउंटर किया है, उसको अपने जो भी वेपन्स उसने यूज़ किए थे, जो भी फायर आर्म उसने यूज़ किया था, बंदूक यूज़ की थी, पिस्टल यूज़ की थी, उसको उसे सरेंडर करना पड़ेगा फोरेंसिक और बैलिस्टिक एनालिसिस के लिए, ओके। अब जो अक्यूज्ड पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, मतलब जो सस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर है, मान लो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा पता चलता है कि नहीं इस पुलिस ऑफिसर ने शायद फेक इनकाउंटर किया है, ठीक है, और अब जो चार्जशीट होगी वो इसके अगेंस्ट फाइल होगी। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा? जो उसकी फैमिली है उस पुलिस ऑफिसर की, उनको भी इन्फॉर्म करना होगा। जैसे हम लोग अक्यूज़ के रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर रहे थे, उसी तरह हमें पुलिस ऑफिसर की फैमिली को इन्फॉर्म करना होगा, और उसको हमको क्या है? लीगल एड प्रोवाइड करनी होगी। लीगल एड कैसी? लॉयर या काउंसलर, जिससे कि वो अपने केस को डिफेंड कर पाए, ठीक है। और फुल इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल हो जानी चाहिए विदाउट डिले, और जो ट्रायल है वो एक्सपीडिशियस होना चाहिए। और अगर पुलिस ऑफिसर को गिल्टी फाइंड करती है कोर्ट, ठीक है, कि हाँ इसने फेक इनकाउंटर किया है, तो जो कोर्ट पनिशमेंट देगी वो तो देगी ही देगी, डिसिप्लिनरी एक्शन होगा उसके अगेंस्ट, और उसे टाइम बीइंग के लिए सस्पेंड भी कर दिया जाएगा, ठीक है। और वो जो अक्यूज्ड था जिसको गोली से उड़ाया गया है, ठीक है, और उसका फेक इनकाउंटर हुआ है, ये बात जब प्रूव हो जाएगी कि हाँ उसका फेक इनकाउंटर हुआ है, तो अब वो क्या हो जाएगा? एक विक्टिम हो जाएगा। तो उस विक्टिम के डिपेंडेंट को हमें क्या करना होगा? कॉम्पनसेशन देना होगा। और ये कॉम्पनसेशन के लिए कहाँ पर मेंशन्ड है? अंडर सेक्शन 357A ऑफ CRPC, ठीक है। और ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इनकाउंटर किया है, आपको ये इंश्योर करना है कि इन पुलिस ऑफिसर्स को आप आउट ऑफ टर्न प्रमोशन ना दो, ठीक है, ना इंस्टेंट गैलेंट्री अवार्ड दो,
मतलब जैसे उसने इनकाउंटर किया आप उसको प्रमोशन दे दे रहे हो या फिर आप उसको अवार्ड दे दे रहे हो कि वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो ऐसा आपको नहीं करना है, चाहे वो फेक इनकाउंटर हो या लीगल इनकाउंटर हो, ठीक है। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, आप एक तरह से मारने की जो प्रक्रिया है, मतलब इनकाउंटर की जो प्रक्रिया है, उसको आप बढ़ावा दे रहे हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है। और जो अक्यूज्ड विक्टिम की फैमिली है, मतलब जिसका इनकाउंटर हुआ है, उसकी जो फैमिली है, अगर उसको ऐसा लगता है कि ये जो भी प्रोसीजर कोर्ट ने मेंशन किया है, ये जो 16 पॉइंट्स या 16 गाइडलाइंस कोर्ट ने मेंशन किया, अगर ये फॉलो नहीं हो रही है, तो वो क्या कर सकती है, कंप्लेंट फाइल कर सकती है बिफोर सेशंस जज, ठीक है। और कहाँ का सेशन जज, जहाँ पर वो इनकाउंटर हुआ है, जिसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर वो इनकाउंटर की जो जगह है वो फॉल करती है। ओके, तो ये थी वो गाइडलाइंस। ओके, नाउ ये जो गाइडलाइंस हैं, क्या ये गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? तो बहुत सारे केसेस में ये फॉलो हो रही हैं और बहुत सारे केसेस में ये नहीं फॉलो हो रही हैं, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन है कि गाइडलाइंस प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो नहीं हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो ये पुलिस इनकाउंटर है, क्या ये अच्छी चीज़ है? तो नहीं, पुलिस इनकाउंटर चाहे वो फेक हो या लीगल हो, वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। वाई? क्योंकि जो अक्यूज्ड है, ठीक है, अभी उसका क्राइम प्रूव नहीं हुआ है, उसका क्रिमिनल ट्रायल होने की और केस डिफेंड करने का मौका तो मिलना चाहिए, ठीक है। तो जब उसका इनकाउंटर हो जाएगा तो क्या उसको ये मौका मिलेगा? और हमारे लॉ में ये कहा जाता है कि 100 ऑफेंडर्स छूट जाएं, 100 क्रिमिनल्स छूट जाएं, ठीक है, लेकिन किसी इनोसेंट को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये मौका ही नहीं मिल रहा अक्यूज्ड को कि वो प्रूव कर पाए कि नहीं मैं इनोसेंट हूँ। तो ये जो सेइंग है ये तो कहीं पे फॉल ही नहीं करेगी इस केस में, ठीक है। तो पुलिस इनकाउंटर अच्छी चीज़ नहीं है। वाई देयर इज़ अ डिमांड ऑफ इंस्टेंट जस्टिस? क्यों डिमांड हो रही है इंस्टेंट जस्टिस की कि नहीं नहीं हमें रेट्रीब्यूटिव जस्टिस चाहिए, तुरंत मारो उसको? इसलिए डिमांड हो रही है क्योंकि जो केसेस हैं हमारे यहाँ, चाहे वो क्रिमिनल हो या सिविल, बहुत लंबा खींचते हैं, 10-10 साल 20-20 साल तक चलते ही रहते हैं, उनका ट्रायल ही नहीं ख़त्म होता, तो ऑफेंडर को सज़ा ही नहीं मिलती है, ठीक है। एडजर्नमेंट्स पे एडजर्नमेंट्स होते रहते हैं और इसीलिए लोग अपना पेशेंस खो देते हैं और उनको ये चाहिए होता है कि नहीं भाई हमको तुरंत जस्टिस चाहिए, तुरंत मारो इसको, तुरंत मार गिराओ, ठीक है, हम कोर्ट का वेट नहीं करेंगे, हमको उसको जेल वेल नहीं भेजना है। ओके, तो जब तक हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करेगा, ठीक है, तब तक ये डिमांड इंस्टेंट जस्टिस की होती रहेगी। ओके, चौथी चीज़ है रिफॉर्मेटिव जस्टिस। तो रिफॉर्मेटिव जस्टिस बेसिकली ये कहता है कि जब कोई भी इंसान ऑफेंस करता है या कोई गलत काम करता है तो हमको उसको सुधरने का मौका देना चाहिए, ठीक है, हमें उसे पनिश करना चाहिए, लेकिन हमें एक वो ऑप्शन खुला रखना चाहिए कि एक होप बनी रहे कि वो सुधर सकता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं या बड़े भी हो जाते हैं और हम लोग कोई गलती करते हैं तो हमारे माँ बाप या हमारे हस्बैंड या हमारी वाइफ्स क्या करती हैं, अगर हम लोग कोई गलती करते हैं तो हमको माफ़ कर देते हैं। और क्यों माफ़ करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि नहीं भाई हमें जो सज़ा देनी है तुम दे लो, लेकिन हम अगली बार ये मिस्टेक नहीं करेंगे, ओके, मुझे सुधरने का मौका तो दो, ऐसा ही तो बोलते हैं हम लोग। तो वही बात बोलता है रिफॉर्मेटिव जस्टिस, वो ये बोलता है कि अगर कोई ऑफेंडर है और उसने क्राइम कमिट किया है तो हमें उसको ऐसा पनिशमेंट देना चाहिए जिससे कि उसे रिफॉर्म होने का मौका मिल पाए, ठीक है। तो हमें उसे ऐसे पनिश करना चाहिए कि उसको अपने आप को बदलने का, अपने आप को सुधारने का मौका मिल पाए। तो पुलिस इनकाउंटर के केस में क्या होता है, पुलिस इनकाउंटर के केस में होता है रेट्रीब्यूटिव जस्टिस या इंस्टेंट जस्टिस। वहाँ पे रिफॉर्मेटिव जस्टिस का कोई चारा ही नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं है। और हमारी कंट्री में, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बेसिकली रिफॉर्मेटिव जस्टिस को फॉलो किया जाता है। इसीलिए जो डेथ सेंटेंस भी होता है वो हम लोग बड़े से बड़े क्राइम में भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में देते हैं। ओके, सो ये था ऑल अबाउट पुलिस इनकाउंटर।
सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू हिट लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बता सकते हो कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। और अगर आपको थ्रू आउट दिस वीडियो कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस इशू को रिजॉल्व करने की। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।